तो आज हम शुरू करने वाले हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन की दूसरी टाइप। लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉस्ट क्लासिफिकेशन देखा था और हम लोगों ने जो है ये वाली टाइप देखी थी बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह कॉस्ट क्लासिफिकेशन नंबर 2 टाइप बाय एबिलिटी टू ट्रेस द कॉस्ट इनटू वन यूनिट। तो इसको हम शुरू करने से पहले हम अपना जो है फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्टैंडर्ड कलर हो जाए। और कलर में हम सेलेक्ट कर लेते हैं देखिए, जब हम बात करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय ट्रेसेबिलिटी तो यानी कि कैटेगरी नंबर 2 देख रहे हैं आज हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन। और थोड़ा सा इसको हम ये कर लेते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय ट्रेसेबिलिटी। जब हम बात करते हैं बाय ट्रेसेबिलिटी की तो उसका मतलब ये होता है कि क्या हम एक कॉस्ट को एक यूनिट ऑफ आउटपुट में ट्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए लिखा हुआ इन वन यूनिट। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई शर्ट बना रहे हैं तो उस शर्ट के अंदर कपड़ा कितने रुपए का लगा हुआ है, कपड़ा कितने डॉलर का लगा हुआ है, उसमें कितने डॉलर की लेबर लगी हुई है। अगर हम ये बता सकते हैं या ये हम नहीं बता सकते, इस बेस पे आज हम कॉस्ट को पढ़ने वाले हैं, ये वाली क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम इस क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास दो कॉस्ट है। पहली है हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ऐसी कॉस्ट होती है जो को हम एक यूनिट में ट्रेस कर सकते हैं, which can be identified in one unit of finished good, जो कि हम एक यूनिट में ट्रेस कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल है डायरेक्ट लेबर। इसकी एक और एग्जांपल है डायरेक्ट मटेरियल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मटेरियल हम बता सकेंगे एक यूनिट में कितने का लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम बता सकेंगे एक यूनिट में लेबर कितने की लगी हुई तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो तमाम कॉस्ट होती हैं जो कि हम एक यूनिट में आराम से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऐसा एक्सपेंस है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इसकी एग्जांपल होती है रॉयल्टी। रॉयल्टी जो है वो हम मालूम कर सकते हैं कि एक यूनिट में कितने की लगी हुई है। जैसा कि हम किसी के नाम पर प्रोड्यूस करें तो इसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो और ये रॉयल्टी जो है ये एक यूनिट में हमको मालूम होती है, यानी कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि हम एक यूनिट में आसानी से मालूम कर सकते हो, ये हमारे डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल है इसकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट, यानी जो दूसरी टाइप है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो कि हम मालूम नहीं कर सकते एक यूनिट में, which cannot be traced in one unit of finished good, जो कि हम एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड में मालूम नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? इसकी एग्जांपल है हमारे पास सुपरवाइजर सैलरी, यानी कि जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर है उसकी जो सैलरी होती है वो हम मालूम नहीं कर सकते कि एक यूनिट में कितने की लगी हुई है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल क्या है इसकी एक और एग्जांपल है फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट आप नहीं बता सकते कि एक यूनिट में कितने का लगा हुआ। इसके अलावा और क्या मिसाल है इसकी? प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, कि प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई एक यूनिट के अंदर,
ये हम नहीं बता सकते, तो इसको भी हम क्या क्लासिफाई करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इस तरीके से कोई भी, जैसे फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या आपने एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखना, मैं यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए शॉर्टकट लिख रहा हूँ, R&M, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इस तरीके से देखें, ये है प्लांट एंड मशीनरी, तो आपने शॉर्टकट यूज नहीं करना। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि अगर हम बात करें कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी, तो हमारे पास दो तरह की कॉस्ट है। पहली है डायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट है जो कि हम एक यूनिट में मालूम कर सकते हैं, और दूसरी कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि हम एक यूनिट में मालूम नहीं कर सकते। अब देखें, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिट कॉस्ट निकालना। क्या इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड आउट यूनिट कॉस्ट, कि वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कितने की बना रहा है। वो अगर कोई बिजनेस कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो एक यूनिट कितने का बना रहा है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। क्यों, इसकी वजह यह है कि जब तक किसी बिजनेस को ये मालूम नहीं होगा कि वो एक यूनिट कितने का बना रहा है, उस वक्त तक ये उसको पता नहीं होगा कि उसको बेचना कितने का है। तो यूनिट कॉस्ट जो है बड़ी प्राइमरी होती है किसी बिजनेस के लिए, और यूनिट कॉस्ट निकालने का एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, यानी कि जो इसमें माल लगा, प्लस डायरेक्ट लेबर, यानी कि जो इसमें मजदूरी लगी है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई है तो, और इसके अलावा प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, यानी कि बिजली पानी गैस, फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो मैंने आपको बताया था ना भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एक और नाम क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तो किसी को भी यूनिट को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होता है, हमारे पास डायरेक्ट लेबर, यानी कपड़ा कितने का लगा, टेलर को हमने कितने पैसे दिए, अगर हमको ब्रांड नेम पे बनाना है तो हमने रॉयल्टी कितनी पे करी वो शर्ट के ऊपर। तो देखिए, ये तीनों कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये नोन होती हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, जो कि एक यूनिट में मालूम हो सके, तो ये नोन है, ये आइडेंटिफाइड है, ये पता है कितने की लगी हुई। जैसे एक शर्ट में कपड़ा 200 रुपये का लगा हुआ है, टेलर ने उसको सीने के 200 रुपये लिए, तो हमको मालूम है मटेरियल कितना लगा हुआ है, लेबर कितने लगी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस शर्ट को सीने में कितनी मशीन की डेप्रिसिएशन खर्च हुई है, सिलाई मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी खर्च हुई है, दुकान का या हमारी फैक्ट्री का किराया कितना खर्च हुआ है, एक यूनिट में मालूम करने के लिए। तो जब तक इक्वेशन के अंदर ये वाला वेरिएबल हमको मालूम नहीं होगा, उस वक्त तक हम यूनिट कॉस्ट मालूम नहीं कर सकेंगे, और जब तक यूनिट कॉस्ट मालूम नहीं हो सकेंगे तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस एंड what price the business will charge to its consumer. So it is very important to find out the unit cost. अब इस वेरिएबल को, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड एक यूनिट में कितना लगा हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको मालूम करने के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो आज हमें ये समझ में आ गया कि हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ते क्यों हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये मालूम कर सकें कि एक यूनिट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड हमारे, यानी कि बिजली पानी गैस वगैरह इस तरह के खर्चे कितने लगे हुए। ये हम क्यों मालूम करते हैं, ताकि हम बिजनेस की सेलिंग प्राइस निकाल सकें कि कस्टमर से या कंज्यूमर से हम कितना प्राइस चार्ज करेंगे। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बड़ा कनेक्टेड टॉपिक है इससे। अब हम बात करें अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, क्योंकि अब यहीं से हम शुरू करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें हेल्प किसमें करने वाला है, फैक्ट्री ओवरहेड निकालने में हमें हेल्प करने वाला है। और ये हम अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखेंगे किस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होता क्या है। देखें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होते हैं 3 स्टेप्स, हमें 3 स्टेप्स एग्जीक्यूट करने होते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। सबसे पहला स्टेप एलोकेशन,
and apportionment. Allocation and apportionment of factory overhead in production and सर्विस डिपार्टमेंट. अब देखिए यहाँ पे चार बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है. पहला क्या है? एलोकेशन. दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? अपॉर्शनमेंट. तीसरी क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. और चौथी क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट. तो हम इसको वन बाय वन समझते हैं. देखिए एलोकेशन का मतलब क्या है भाई? एलोकेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में ग्रोसरी आई, तो ग्रोसरी का ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से? आपके घर के किस रूम से? वॉशरूम से, ड्राइंग रूम से या किचन से? ऑब्वियसली आपकी जो ग्रोसरी आई है उसका ताल्लुक आपके किचन से है. यानी जो भी खर्चा हमने ग्रोसरी पे किया है उस खर्चे का ताल्लुक हमारे घर के किस डिपार्टमेंट से? किचन से है. तो जब भी हम बिजनेस के अंदर कोई खर्चा करते हैं और अगर हमें कंफ्यूजन नहीं होती कि ये कॉस्ट का ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से है, तो इसको हम कहते हैं एलोकेशन. दैट मीन्स when we have no confusion in making a relationship between any cost and a department. अब बात करते हैं अपॉर्शनमेंट की. कि अपॉर्शनमेंट क्या है? देखिए अपॉर्शनमेंट का मतलब ये है कि घर में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जिसका ताल्लुक किसी एक ख़ास रूम से नहीं होता. और अगर हम इसी को बिजनेस में या फैक्ट्री की बात करें तो बिजनेस या फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसका ताल्लुक किसी एक डिपार्टमेंट से नहीं होता. मिसाल के तौर से आपके घर का बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से? किचन से है, वॉशरूम से है या ड्राइंग रूम से? द आंसर इज इसका ताल्लुक तमाम डिपार्टमेंट से. अब सवाल ये पैदा होता है कि किसको हम कितना कितना प्रोपोर्शन देंगे. तो ये हम डिपेंड करता है कि कौन सा रूम का साइज़ कितना बड़ा है. वॉशरूम में हमारी एक ही लाइट लगी हुई होती है क्योंकि उसका स्पेस छोटा होता है. अब अगर आपका घर बड़ा है तो ड्राइंग रूम आपका बड़ा हुआ तो वहाँ पे लाइटनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी. वहाँ पे आपके एसी भी लगा हुआ होगा, वहाँ पे फैंस भी ज़्यादा लगे हुए होंगे. इस तरह किचन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटिवली कम खर्च होगी. तो मालूम चला कि ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर. और जो भी कोई खर्चा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बीच में शेयरिंग हो रही होती है और हमें उसको शेयर करना पड़ता है बेस्ड ऑन द एरिया. तो जब हम किसी खर्चे को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करवाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अपॉर्शनमेंट. दैट मीन्स when we cannot relate any expense with a particular department, rather we have to distribute the expense among various departments across the factory. That is called apportionment. अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की. देखिए ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये प्रोडक्शन से भी लिंक कर रहा है और सर्विस से भी लिंक कर रहा है. यानी मेरा मतलब यहाँ पे ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन सा है भाई? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट पे काम करते हैं, जो प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे होते हैं. जैसे मिसाल के तौर से कटिंग डिपार्टमेंट है फैक्ट्री के अंदर. अब कटिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जिसमें मटेरियल को कट कर रहे होंगे हम. यानी जो हमारी शर्ट्स या टी शर्ट्स का जो बिजनेस है उसका जो कपड़ा कट हो रहा होगा वो कटिंग डिपार्टमेंट में हो रहा होगा. सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है? सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. क्या मतलब हुआ? जैसे किचन है. अब देखिए मजदूर खाना खाने आएंगे, नहीं खाना खाने आएंगे. अब किचन के जो लेबर है, किचन का जो फंक्शन है वो टी शर्ट बनाना नहीं है, बल्कि जो टी शर्ट बनाने वाले लोग हैं उनको खाना फराहम करना है, उनको फूड प्रोड्यूस करना है, उनके लिए फूड बनाना है, उनके लिए उनको फूड सप्लाई करना है किचन को. ऐसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है या स्टोर डिपार्टमेंट है. तो फैक्ट्री में जैसे क्लिनिक हो गई, तो ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं कर रहे होते, बट इनफैक्ट इनडायरेक्टली ये अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को. यानी एक तरीके से एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो इसको बोलते हैं हम सर्विस डिपार्टमेंट. तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कि हमें कॉस्ट की एलोकेशन करनी होती है और अपॉर्शनमेंट करनी होती है. किसके बीच में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में और सर्विस डिपार्टमेंट के बीच में. ये हो गया पहला स्टेप आउट ऑफ 3 स्टेप्स. नंबर टू होता है री अपॉर्शनमेंट, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन. री अपॉर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट.
इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस डिपार्टमेंट में जो भी हमने खर्चे जो दे दिए हैं स्टेप नंबर 1 के अंदर, उनको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उनको हम कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अच्छा, ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा सवाल करते हुए, अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा ये वाला स्टेप, क्योंकि ये करने से समझ में आता है। तो जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टेप हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो 2 स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, ये जो 2 स्टेप्स हैं, इसको एक टेबल की शक्ल में, एक टेबल के फॉर्म में हम परफॉर्म करते हैं। एक टेबल फॉर्मेट में ये काम हो रहा होता है, एक टेबल फॉर्मेट में काम हो रहा होता है, और उस टेबल का नाम होता है ओवरहेड एनालिसिस शीट। इसका फॉर्मेट भी हम जब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बताऊंगा कि ये ओवरहेड एनालिसिस शीट है और इसके अंदर हम स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? स्टेप नंबर 3 जो है उसको बोलते हैं कैलकुलेटिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन और रिकवरी रेट। ये स्टेप नंबर 3, और दरअसल यही हमारा ये वाला काम पूरा कर देगा कि हमें जो 1 यूनिट में जो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं पता, यानी कि ये चीज़ का आंसर हमें दे देगा। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने से सॉल्व हो जाता है मामला, और इसके बाद फिर हम यूनिट कॉस्ट मालूम कर लेते हैं और फिर हमको सेलिंग प्राइस पता चल जाती है। सो दिस इज हाउ द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्क्स इन 3 स्टेप्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये तीनों स्टेप्स हमारे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हैं। तो अब हम इसको क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। और एग्जाम के क्वेश्चन हमने उठाया एएस का। आई गेस ये क्वेश्चन इज मई जून 2020 का क्वेश्चन है। तो हम उसको परफॉर्म करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टेप्स को हम परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ है, ये रहा। ये देखें लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन, हम पढ़ लें कि ये एक बिजनेस है जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसके 2 डिपार्टमेंट्स हैं प्रोडक्शन के, खबर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट। तो मैंने बताया था आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में। ऊपर लिखा हुआ है द बिजनेस एलोकेट्स, यानी कि बिजनेस क्या करता है, एलोकेट करता है एंड अपॉर्शन इट्स ओवरहेड बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम बकायदा नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करते हैं।